तंजानिया के गोरंगोरो क्रेटर से होकर मेरा सफर जारी है। ड्राइवर एवं गाइड रमी के साथ एक सफारी गाड़ी में है मेरी यात्रा। अन्य कई सफारी गाड़ियां हमसे आगे निकलते हुए देख सकते हैं। कैमरा और दूरबीन के साथ अपनी पसंद के नजारे की ओर सैलानी जा रहे हैं। इस रास्ते से होकर की जाने वाली यात्रा में रमी अनुभवी है। गोरंगोरो क्रेटर के अंदर मिट्टी की अनेकों कच्ची सड़कें हैं। सड़क से उतरकर घास के मैदान से होकर गाड़ी चलाने की अनुमति गेम ड्राइव के चालकों को प्राप्त नहीं है। एक जगह पर गाड़ी रोकी गई तो इम्पाला हिरण दिखाई दिए। इम्पाला में मात्र नर हिरणों का एक झुंड। साधारणतः 50 से 60 मादा हिरणों के साथ एक नर हिरण ही झुंड में दिखाई देता है। झुंड के किसी मादा हिरण यदि नर बच्चे को जन्म देती है तो झुंड का नेता नर हिरण बच्चे के 6 महीने के होते ही उसे झुंड से बाहर निकाल देता है। इम्पाला के करीब से होकर कुछ अन्य लोग भी जाते हुए दिख रहे हैं। ये ईस्ट अफ्रीकन क्राउन्ड क्रेन है। अत्यधिक सुंदर पक्षियों की प्रजातियों में से एक है यह। प्राचीन रोम के सिपाहियों के हेलमेट जैसे मुकुट और शरीर के विभिन्न रंगों के साथ उनके इस तरह जाते हुए दिखने में ही एक खूबसूरती है। क्राउन क्रेन पक्षी 4 फुट तक के कद के होते हैं। अच्छी कद काटी वाले पक्षी। एक दूसरी तरफ दोपहर के भोजन के बाद कुछ लोग आराम कर रहे हैं, चारागाह में जुगाली करते हुए लेटे रहने वाली गायों की तरह। ये हैं विल्ड बीस्ट के नाम से जाने जाने वाले जानवर। सिर झुकाए इस तरह जाने वाले विल्ड बीस्ट कुछ विचित्र आकार के जानवर ही तो हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में ही विल्ड बीस्ट दिखाई देते हैं। 2 प्रकार के विल्ड बीस्ट होते हैं, काला विल्ड बीस्ट और नीला विल्ड बीस्ट। तंजानिया में नीला विल्ड बीस्ट होते हैं। पक्षी और जानवर सहयोग से रह रहे हैं गोरंगोरो क्रेटर में। धरती से विलुप्त होने का खतरा नहीं है इन जानवरों के लिए। अफ्रीका के किसी भी वन्य जीव अभयारण्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला जानवर विल्ड बीस्ट हैं। उनको ऐसी जगहों पर मिलने वाली आजादी कितनी है वह आप स्वयं देख सकते हैं। तंजानिया से केन्या के मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान की ओर के महान प्रवास के दौरान 17 लाख विल्ड बीस्ट उसमें भाग लेते हैं। 800 किलोमीटर वाली उस यात्रा के बीच प्रत्येक वर्ष 2.5 लाख विल्ड बीस्ट मारे जाते हैं, ऐसा अध्ययन से पता चलता है। किसी नजारे की प्रतीक्षा में कुछ गाड़ियां यहां रुकी हुई है। यह है वह नजारा। अपनी संपूर्ण महिमा का प्रदर्शन करते हुए जंगल का राजा शेर। बच्चे और बड़ों के लिए रोमांचक दृश्य। इस जंगल से होकर की यात्रा के दौरान चाहे कितने ही जानवरों को देख लो, लेकिन शेर के देखने पर ही यात्रा संपूर्ण कही जा सकती है। वह कुछ चलने के बाद धूप सेकने जैसे भाव के साथ एक जगह बैठ गया। जंगल में आजादी के साथ घूमने वाले शेर के बैठने और लेटने की प्रक्रिया में ही राज प्रताप दिखता है। गाड़ियों के आमने सामने लेटा हुआ है सिंह राजा। शेरों में अफ्रीका के अद्वितीय श्रेणी के मसाई शेर है यह। उनमें भी गोरंगोरो क्रेटर में रहने वाले ये क्रेटर लायन के नाम से जाने जाते हैं। एक छोटे प्रदेश में अनेकों शेरों का एक साथ रहना ही गोरंगोरो क्रेटर की विशेषता है। यहां शेर की उपस्थिति होने की जानकारी पाकर और भी गाड़ियां आती जा रही हैं। सारी गाड़ियों के चालक वायरलेस सेट से जानकारियां साझा करते रहते हैं। कुछ दूरी पर लेटा हुआ है शेर राजा, इस भाव के साथ कि जो जितनी चाहे उतनी तस्वीरें उतार लें। कुछ भी हो, इस दृश्य से साफ जाहिर है कि जंगल का राजा शेर ही होता है। हवा खाते हुए, धूप सेकते हुए, दोपहर के हल्के आलस्य में लेटा हुआ है वह। उस दृश्य को सब लोग कैमरे में कैद करते जा रहे हैं। सैलानियों के उस दृश्य के देखने और कैमरे में कैद करने से दिल नहीं भर रहा है।
अधिक से अधिक गाड़ियां रास्ते में जमा हो रही है। न जाने कहां से बहुत सारी गाड़ियां आती ही जा रही हैं। शेर को उसके स्वाभाविक आवास स्थल पर देखना अन्य जानवरों को देखने जैसा नहीं है। इस प्रकार के निराले रूप वाले पक्षी भी हैं यहां। क्रेटर में एक तरफ हरियाली छाई है, वही यहां के झील का किनारा है। इंगोई टोकीटोक झील है वह। गोरंगोरो क्रेटर का सबसे प्रमुख जल स्रोत है इंगोई टोकीटोक। वह शुद्ध जल वाला झील और उसके चारों ओर के दलदल हजारों प्रजाति के पशु पक्षियों के केंद्र हैं। वहां एक पिकनिक पॉइंट है। रमी उस किनारे की ओर गाड़ी ले जा रहा है। वहां बैठकर दोपहर का भोजन करने के बारे में सोचा है हम दोनों ने। झील और उसके किनारे के पशु पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों को खाने के दौरान देख भी सकते हैं। अनेकों गाड़ियां झील के किनारे फैले पड़े हैं। दोपहर के भोजन का समय है यह। इतनी अधिक संख्या में गाड़ियों के आने का कारण भी यही हो सकता है। इंगोई टोकीटोक झील के साथ उसी नाम का एक झरना भी है यहाँ। दरियाई घोड़ों के विचलन करने के क्षेत्र हैं ये विशाल झील और उसका किनारा। हाथियों के झुंड के पानी पीने के लिए आने वाला झील भी है यह। गाड़ी से उतरकर मैं झील के किनारे की ओर बढ़ा। झील के अंदर की ओर बढ़ी हुई सी धरती पर एक छायादार पेड़ खड़ा है। पेड़ की डालियों पर पक्षियों के घोंसले लटके हुए हैं। लावा के ठंडा होकर ठोस हुए चट्टान पर स्थित है वह पेड़। अनेकों लोग पेड़ की छाया में उपस्थित हैं। पेड़ के नीचे के एक जड़ के ऊपर मैं भी बैठ गया। पेड़ की डालियों के सबसे अग्र भाग पर पक्षियों के घोंसले लटके हुए हैं। सारे घोंसलों में पक्षी हैं। उनकी चहचहाहट सुनाई दे रही है। अंडे और पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए आने वाले बंदर से लेकर सांप तक से बचने के लिए ही पक्षी इस प्रकार डाली के सबसे अग्र भाग पर घोंसले बनाते हैं। एक नजर में ये पेड़ पर लगे फल जैसे लगते हैं। पेड़ के एक बड़े जड़ पर बैठे हुए मैंने खाने की पोटली खोली। सैंडविच, फल, उबला हुआ अंडा, केक, जूस आदि सब कुछ है उसमें। खाकर खत्म न कर पाने जितनी सामग्री। झील के अंदर दरियाई घोड़े डूबे पड़े हैं। ध्यान से देखने पर ही वो दिखाई देते हैं। कुछ अधिक दरियाई घोड़े हैं। उन्हें देखते हुए ही खाना खाया है। एक रोमांचक अनुभव है यह। क्रेटर के स्वच्छ पानी वाले झील के किनारे पेड़ की छाया में हवा खाते हुए पानी में तैरने वाले दरियाई घोड़ों की गिनती करते हुए बैठे रहना। भोजन करके जूस भी पी लेने के बाद कुछ ताजगी महसूस हुई। वन्य जीव अपनी आवास व्यवस्था के अंदर स्वच्छंद जी रहे हैं। यह देखने के लिए मनुष्य आते हैं। ऐसे नज़ारे बाहरी दुनिया के सामने रखने की क्षमता अफ्रीका को ही है, ऐसा मुझे लगा। दुनिया में अधिक जगहों पर इस प्रकार की प्रकृति है भी तो नहीं। कुछ देर और झील के किनारे बिताया। रेमी ड्राइविंग सीट पर बैठा। अब हमारी यात्रा जारी है। उस समय भी हमसे पहले वहां आई हुई गाड़ियां झील के किनारे पड़ी हुई हैं। ऐसे नज़ारे जितना भी देखो अंग्रेजों के मन नहीं भरते हैं। झील के किनारे पर फोटो लेने वाले हैं, भोजन करने वाले हैं, वैसे ही हवा खाते हुए खड़े रहने वाले लोग हैं, पक्षियों के निरीक्षण करने वाले भी हैं। इंगोई टोकीटोक झील के किनारे से होकर हमारी यात्रा जारी है। एक छोटा पहाड़ चढ़ना है। क्रेटर के एक बड़े भूभाग पर झील और उसके चारों ओर दलदल फैले हुए हैं। किसी जमाने में उबलते हुए लावा प्रवाह वाली जगह है ये। सूखी घास के मैदान में हजारों की संख्या में विल्ड बीस्ट। इनका बहुत बड़ा आवासीय क्षेत्र है गोरंगोरो क्रेटर। 12,000 से लेकर 15,000 तक के विल्ड बीस्ट हर वक्त इस क्रेटर में होते हैं, ऐसा आकलन लगाया गया है।
साल में एक बार के ग्रेट माइग्रेशन के समय के प्रमुख वन्यजीव विल्ड बीस्ट हैं। तंजानिया के सेरेंगेटी से केनिया के मसाई मारा की ओर की लंबी यात्रा में 17,000 के करीब विल्ड बीस्ट भाग लेते हैं। 2.5 लाख से अधिक जेब्रा, 4.5 लाख से अधिक हिरन उस महान यात्रा के भाग बन जाते हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक के महीनों में यहां से केनिया की ओर का ग्रेट माइग्रेशन होता है। 5 महीने लंबी यात्रा है वह। नवंबर के महीने तक जानवरों का वह महाझुंड सेरेंगेटी की ओर की वापसी यात्रा भी शुरू कर देते हैं। एक अन्य स्थान पर एक छोटे झील के किनारे फ्लेमिंगो दिख रहे हैं। बहुत दूर होने की वजह से उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए उसके लेंस को परेशानी हो रही है। देखते देखते वो सारे उड़ चले। गुलाबी रंग के सुंदर पक्षी पैरों को पीछे की ओर करके पंख फैलाए उड़ रहे हैं। यह नहीं पता कि ये उड़ते हुए किस ओर मुड़ेंगे, इसलिए उनकी यात्रा को कैमरे में कैद करना मुश्किल है। वो लोग झील के एक अन्य भाग पर जाकर उतरे। फ्लेमिंगो के दृश्य के आगे की यात्रा के दौरान लहराई नामक जगह पहुंचे। यहां एक झील है, उसके किनारे एक पिकनिक पॉइंट भी है। झील के पास अनेकों पेड़ और नीचे कुछ हरियाली भी दिख रहे हैं। हरी घास होने की वजह से अनेकों जानवर लहराई झील के आसपास दिखाई देते हैं। घास खाने वाले विल्ड बीस्ट, जेब्रा, हिरन आदि जानवरों की उपस्थिति वाली जगह पर उन्हें खाने की ताक लगाकर बैठे मांस भोजी जानवर भी है। यहाँ भी प्रमुख विल्ड बीस्ट ही है। जेब्रा और विल्ड बीस्ट के बीच की यह सहकारिता विज्ञान की दुनिया के लिए भी जिज्ञासा का कारण है। अफ्रीकी जंगल के सबसे सुंदर जानवर जेब्रा ही है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन शरीर के काले सफेद रंग उनके जीवन में स्थायी खतरे का कारण भी है। मांसाहारी जानवरों के लिए जेब्रों को कहीं से भी आसानी से देख पाने की सहूलियत होती है। यही है वह खतरा। इस खतरे का सामना करने के लिए ही जेब्रा विल्ड बीस्ट के साथ चरने निकलते हैं। जेब्रा और विल्ड बीस्ट के समीप एक जंगली सूअर भी है। वन्य जीवों की अपनी आवास व्यवस्था के अंदर उनके साथ लगातार दूसरे दिन भी बिताने के बाद भी मुझे उबास बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन एक ही प्रकार के जानवरों को बार बार देखने पर दर्शकों को होने वाले उबास के मद्देनजर ही अधिक देर तक एक ही जगह पर रुके बिना मैं यात्रा जारी रखता हूँ। क्रेटर के अंदर का कुछ भाग रेगिस्तान जैसा है तो कुछ भाग घना जंगल है। दलदल, जलाशय आदि भी क्रेटर में हैं। क्रेटर के किनारे की पहाड़ी के ऊपर एक लंबी इमारत दिख रही है। गोरंगोरो वाइल्ड लाइफ लॉज है वह। एक बड़ा रिसोर्ट। वहां ठहरना मनोरंजक होगा। लॉज के अंदर बैठकर दूरबीन से क्रेटर में रहने वाले अनेकों जीवों को देख सकते हैं। उस प्रकार के लॉज में कई दिनों तक ठहरकर गोरंगोरो संरक्षण क्षेत्र और क्रेटर से होकर अंग्रेज लंबी यात्रा करते हैं। क्रेटर के चबूतरे पर 10 के करीब लॉज बने हुए हैं। उस प्रकार के लॉज में एक रात बिताने के लिए 25,000 से अधिक रुपए कमरे के किराए के रूप में वसूले जाते हैं। लहराई एरिया से होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रिमी ने गियर बदला। गाड़ी अब 4 व्हील ड्राइव पर आगे जा रही है। क्रेटर से ऊपर चढ़ना अंदर उतरने जैसा नहीं है। क्रेटर के कोर से होकर ऊपर पहुंचना श्रमदायी है। ध्यान से देखें तो गाड़ी के अंदर धूल भरा हुआ दिखेगा। मेरा चेहरा, कपड़े, बाल आदि के रंग बदल गए हैं। क्रेटर के अंदर आए रास्ते से होकर ऊपर नहीं जा रहे हैं। एक तरफी यात्रा प्रणाली है यहाँ। ये रास्ता लेराइलो नाम से जाना जाता है। क्रेटर के अंदर से थोड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है। सूखे पड़े क्रेटर का भाग पीछे छूटते जा रहे हैं। टाइल बिछाकर मजबूत किया गया रास्ता। इस रास्ते से होकर वह सामने दिख रहे पहाड़ पर चढ़ना है। उसे पहाड़ भी नहीं कह सकते हैं। क्रेटर के चारों ओर 600 मीटर की लंबाई में चबूतरा नुमा किनारा है वह। एक गाड़ी के जा सकने जितनी चौड़ाई है सड़क की।
एक तरफा यातायात होने के कारण इतनी चौड़ाई पर्याप्त है। ध्यान से देखें तो रास्ते के किनारे अनेकों जंगली जानवरों को देख सकते हैं। इस प्रदेश को मसाइयों ने गोरंगोरो नाम दिया था। मध्य अफ्रीका से आने वाले मवेशियों के झुंड के साथ जंगल से होकर लंबी यात्रा करने वाले मसाइयों ने 1800 के दशक में इसकी खोज की थी और यहाँ रहने लगे थे। अपनी जिंदगी में मिले विशेष उपहार के अर्थ में मसाइयों ने क्रेटर और उसके चारों ओर के भाग को एल गोरंगोरो नाम दिया। आगे चलकर उस जगह का नाम गोरंगोरो हो गया। मसाइयों के यहाँ पहली बार आते समय दातुगा नामक एक प्रबल जनजाति परंपरागत रीति से इस जंगल में रह रहे थे। साहसी मसाइयों ने उन पर आक्रमण करके उन्हें वहां से भगा दिए। ऑस्ट्रिया के खोजकर्ता ऑस्कर ब्राउमैन गोरंगोरो क्रेटर की खोज करने वाले पहले यूरोपीय थे। 1979 में गोरंगोरो संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इस धैर्य के साथ कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी, इस सड़क से होकर अच्छी रफ्तार में ऊपर की ओर गाड़ी भगा सकते हैं। यहाँ झाड़ियां भरे प्रदेश हैं तो कुछ और ऊपर पहुंचने पर घने जंगल के बीच से होगी यात्रा। वैज्ञानिक रूप से ही यहाँ सड़क का निर्माण हुआ है। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्रेटर की विशालता भी बढ़ती दिख रही है। दसियों हजारों जानवरों के आवास क्षेत्र है यह क्रेटर। घने जंगल की ओर अब जा रहे हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला प्रदेश। एक ही जंगल के विभिन्न रूप और भाव होते हैं। किसी भाग पर घने पेड़ों वाला जंगल, यूरोप में दिखने वाले वृक्षों के और वहां के समान मौसम वाले प्रदेश भी हैं यहाँ। लेकिन कहीं कहीं हमारे पश्चिमी घाट जैसा जंगल और मौसम है। जंगल में पेड़ों के बीच में 3 मनुष्यों के कद के बराबर की ऊंचाई वाले कांटेदार थोर भी सिर ऊंचे किए खड़े दिखाई देते हैं। एक गाड़ी के जाने जितनी चौड़ाई वाले चबूतरे से होकर हम लोग जा रहे हैं। रमी एक अनुभवी ड्राइवर है। वन से होकर के ड्राइविंग का वह आनंद उठा रहा है ऐसा मुझे लगा। हाल ही में पत्थर काटकर तैयार की गई सड़क है यह। बाईं ओर बहुत ढालुआ चट्टान, दाईं ओर गहरी खाई। जरा सोचो कि 30 लाख वर्ष पहले तक आग उगलते रहने वाली ज्वालामुखी का मुंह हुआ करता था नीचे दिखाई देने वाला वह प्रदेश। उसका भी ध्यान रखने के बाद ही गोरंगोरो नामक प्रकृति के इस अजूबे का पूर्ण रूप हमें मिल पाएगा। पहाड़ के ऊपर पहुंचते ही गाड़ी रोककर रमी नीचे उतरा। उसने तब तक ऊंची कर रखी गाड़ी की छत को खींचकर नीचे करके बंद कर दिया। पुरानी महिंद्रा जीप को बंद करने के समान एक काम। वह काम पूरा करके रमी गाड़ी से उतरा। वहां प्रादेशिक परिवार के कुछ लोग हमारी प्रवृत्ति पर ध्यान रखे हुए बैठे हैं। मिट्टी की सड़क से होकर अब गोरंगोरो संरक्षण क्षेत्र की फाटक पार करनी है। सामने ही वह फाटक दिख रही है। 24,000 रुपये की टिकट लेकर की गई यात्रा का अंत करके हम बाहर निकले। आबादी वाले प्रदेश से होकर आगे की यात्रा। गोरंगोरो संरक्षण क्षेत्र पीछे छूट गया है। तद्देशीय लोगों के द्वारा खेती और व्यापार करके जीवन यापन करने वाले क्षेत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। सोयाबीन्स, गेहूं आदि की खेती का विशाल भूभाग, गरीबी को दर्शाती झोपड़ी और छोटे मकान सड़क के किनारे दिख रहे हैं। अफ्रीकी धरती की वास्तविकता को दर्शाता हुआ सा सूखा पड़ा प्रदेश। फसल की कटाई के बाद के गेहूं का खेत बाईं ओर दिख रहा है। एक विशाल तराई को विभाजित न करके एक बड़े खेत का रूप दिया हुआ प्रदेश है वह। यहाँ की खेती मशीन की सहायता से होती है। हजारों एकड़ जमीन पर इस प्रकार की खेती होती है। बड़े बड़े किसान समूह के नेतृत्व में सामूहिक खेती करने वाला देश भी है तंजानिया।
यह कराटू प्रदेश है। गेहूं के जैसी ही चावल की खेती भी होती है कराटू में। चावल के समतल खेतों को पीछे छोड़कर एकेशिया और यूकैलिप्टस के पेड़ वाले प्रदेश से होकर हमारी यात्रा जारी है।